हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 24 फरवरी 2020 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। इकोनॉमिक पेज से हम देखने से पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कुछ क्विज़ जो मैंने दी रहती हैं उनको आप ज़रूर ट्राई कीजिए अटैम्प्ट करने का। जैसे आप क्योंकि जो चीज़ नहीं पढ़ी रहे तो वो मतलब फैक्चुअल बेसिस पे हम क्वेश्चन उसमें हम अजम्पशन नहीं लगा सकते हैं ना, तो वो हमें थोड़ा एक बार तो हमें सुना होना चाहिए एटलीस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इतांग की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो ये पूछा था मैंने, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। तो करेक्ट आंसर है नागालैंड। ठीक है। ब्लू बेरेट्स और ब्लू हेलमेट्स ऑफ्टन इन द न्यूज़। तो ये WHO डिप्लॉयड डॉक्टर्स को रेफर किया जाता है इससे, या फिर वॉलंटियर्स ऑफ सम NGO, या फिर UN पीस कीपर। तो UN पीस कीपर्स को, ठीक है, इनके जो हेलमेट्स होते हैं वो लाइट ब्लू कलर के होते हैं, तो UN पीस कीपर से रिलेटेड है। एक बार आप गूगल में सर्च करके इनको देख सकते हैं तो आपको याद रहेंगी ये चीज़ें। VLSR SAM मिसाइल्स आर मेंट फॉर, ठीक है, ये कल ही हमने देखा था, टू टारगेट लार्ज रेंज एरियल टारगेट्स, टू टारगेट सबमरीन्स, टू टाइप ऑफ एंटी टैंक मिसाइल्स, न्यूट्रलाइजिंग वेरियस एरियल थ्रेट्स एट क्लोज रेंज। तो ये कौन सा आंसर सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो नीति आयोग की 6th जो सबमिट हो रही थी, 6th गवर्निंग काउंसिल, तो उसके बारे में नीति आयोग अभी काफ़ी न्यूज़ में, एक एडिटोरियल्स भी आज इस पे है, जो इन पे जो माइग्रेंट्स पे एक ड्राफ्ट इन्होंने रेडी किया है, तो उस चीज़ पे एक्सप्लेन सेक्शन में आर्टिकल आया हुआ है। नेशनल कमीशन ऑन SC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे बस ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है इसमें से। गिग इकोनॉमी बहुत ज़्यादा टर्म ये न्यूज़ में रहता है, तो आप ये बताएंगे कि गिग इकोनॉमी क्या है। ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, या फिर पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी, सर्विस सेक्टर इकोनॉमी, या फिर लेबर मार्केट कैरेक्टराइज बाय द प्रिवलेंस ऑफ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्रीलांस वर्क। ठीक है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है। देन वोकैबुलरी की आप बात कर रहे थे, तो मेनली जो न्यूज़पेपर में वोकैब होती हैं वो जैसे इनकार्सरेट, ठीक है, तो ये अभी जैसे विदिशा रावी वाला केस है, तो ये जो टर्म है ये यूज़ होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है इम्प्रिजन, बंदी बनाना, जेल, लॉकअप। अब इसमें काफ़ी सारा टाइम मेरा जाएगा, तो इस वजह से आप इसको एक बार देख लो, इनएक्सप्लिकेबल। बाकी जो आज इंडियन एक्सप्रेस में पूरी वोकैबुलरी होंगी, ठीक है, तो वो मैं बता दूंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब एक ही बार मैं पहले ही बता दूंगी, क्योंकि बीच में जो फ्लो होता है वो रुक जाता है अगर मैं बीच बीच में समझाती रहूँ कुछ चीज़। सो ड्रैकोनियन हार्श होता है, ठीक है, स्ट्रिक्ट एक्सट्रीम, वही इसका एंटोनिम जो हो गया माइल्ड। ठीक है, और सेंटेंस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। एग्जेस्बरेट मतलब कि एग्रीवेट कर देना, सिचुएशन को और ख़राब कर देना। एक्सूबरेंस मतलब उत्साह। स्लम्प मतलब मंदी, रिसेशन पता ही है। विंडिकेट मतलब बरी करना। हेल मतलब अभिवादन, ग्रीटिंग्स, है ना। अनॉमलस मतलब एबनॉर्मल। डिस्क्रिपेंसी मतलब कि इनकन्सिस्टेंसी है कहीं पे, डिस्पैरिटी है, इसका एंटोनिम ठीक है, तो ये है। देन देख लेते हैं आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है पहले। तो यहाँ पे जो ब्रीफली में कुछ कुछ न्यूज़ आती हैं, तो हमारे लिए मतलब कीवर्ड हो सकते हैं कि जो टर्म्स हैं वो हम देख सकते हैं कि GST में क्या क्या चैलेंजेस जैसे आ रहे हैं। तो GST से हमें ऑब्वियसली हमें जनवरी 2021 में काफ़ी ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो सरकार को, मतलब GST कलेक्शन मिला इससे। लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस जो है वो फेक इनवॉइसिंग है। तो अभी 12 लोगों को अरेस्ट किया है इन अ सिंगल डे GST ऑफिसर्स ने, taking number of arrests made so far in fake invoicing cases 329 in over 3 months। ठीक है, तो ये 329 केसेस हो गए हैं 3 महीने में। इंडिया मॉरिशस ने FTA साइन किया है, कल भी हमने देखा था। ठीक है, कौन से क्या नाम था उस पैक्ट का, वो आप बताना किसके तहत किया है। ठीक है, कल बताया था। इंडिया एंड मॉरिशस हैव साइंड अ फ्री ट्रेड डील अंडर विच ओवर 300 डोमेस्टिक गुड्स विल गेट मार्केट एक्सेस एट कंसेशनल कस्टम ड्यूटीज़। ठीक है, LIC के न्यू प्लान्स हैं, इन्होंने बीमा ज्योति एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग प्लान्स निकाला है। इसके अलावा फॉर्मर ट्राई चीफ एंड कॉमर्स सेक्रेटरी राहुल खुल्लर पासेज अवे। तो ये 1975 बैच के IAS ऑफिसर रहे थे, और इनका फर्स्ट डिप्यूटेशन जो हुआ था वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ था एज अ डिप्टी सेक्रेटरी इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PMO में 1985 में। फिर 2009 में इनको कॉमर्स सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया, उसके बाद 2012 तक रहे, फिर ये सेलेक्ट किए गए हेड द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनकी अभी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है, फॉर्मर ट्राई चेयरमैन राहुल खुल्लर। और ट्राई के बारे में अगर बताएं तो ट्राई क्या है, मतलब जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, है ना, ये एक ट्राई अथॉरिटी बनाई गई है, जो 1997 में 20 फरवरी 1997 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ये बनाई गई थी अथॉरिटी। और फिर इसमें ईयर 2000 में क्या किया गया था, अमेंडमेंट भी करके एक
TD-SAT बनाया गया था, ठीक है। TD-SAT मतलब क्या है, ट्राई TD-SAT, ठीक है। वेट, मतलब एक ये डिस्प्यूट रेगुलेटेड अथॉरिटी है, ठीक है, यानी कि ट्राई डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट अथॉरिटी, कि जो भी ट्राई से रिलेटेड जो अगर ऑर्डर हैं तो उनके खिलाफ अगर कहीं पे अपील करनी है तो TD-SAT में की जा सकती है, तो ये उन अपील्स को देखेगा, सुनेगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है बिलेटरल रिलेशंस के बारे में, कॉमर्स से रिलेटेड। तो हमारी इंडिया और चाइना के बीच में पूरे एंटायर ईयर ऑफ 2020 देखने को मिला, क्लैश ऑफ देखने को मिला, स्टैंड ऑफ देखने को मिला, और हमने काफ़ी सारे जो उनके उनसे स्टैंड ऑफ क्लैश की वजह से बहुत सारे हमने मेजर लिए थे इंडियन गवर्नमेंट ने टू कट द चाइनीज़ प्रेजेंस इन द कंट्री, है ना। हम वहाँ के जो पॉपुलर ऐप्स थी वो बैन की थी, हमने काफ़ी सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनका टर्मिनेशन कर दिया था उनके साथ, एंड जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं उसको हम काफ़ी मतलब अप्रूवल अभी दे रहे हैं, ताकि हमारी जो क्रिटिकल गुड्स हैं एटलीस्ट उन पे हमारी डिपेंडेंस चाइनीज़ और नेबरिंग कंट्रीज़ है उस पर ना बनी रहे। तो हमने ये सारे स्टेप लिए थे। इसके बावजूद भी, बॉर्डर टेंशन के बावजूद भी, हमारा जो ट्रेड है, ट्रेड पार्टनर, सबसे ज़्यादा जो टॉप ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, वो चाइना ही रहा है इन 2020। यूएस का ट्रेड भी इवन कम हुआ है, 319% जंप इन शिपमेंट्स ऑफ आयरन एंड स्टील टू बीजिंग कंट्रीब्यूट, ठीक है। तो अब ये है कि जो हमारे ये जो आयरन और स्टील जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये क्या है, बहुत ये हमारे क्रिटिकल सेक्टर्स हैं। तो हम क्या चाहते हैं, इन सेक्टर में एटलीस्ट हम आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंस हमारा इन सेक्टर्स में रहे, तो हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो हमारा इम्पोर्ट्स था ऑफ दिस goods dropped by nearly 11% in this calendar year, और इलेक्ट्रिक मशीनरी एंड इक्विपमेंट 17.82 बिलियन, एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर, मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस 12.35 बिलियन। ये हमारे जो टॉप गुड्स रहे हैं, ठीक है, जो चाइना से इम्पोर्ट किए गए थे 2020 में, साइन ऑफ कंटिन्यूड डिपेंडेंस, ठीक है। मीनवाइल इंडियाज आयरन एंड स्टील सॉ अ 319.14% जंप इन एक्सपोर्ट्स टू चाइना। तो इतना हमने एक्सपोर्ट किया है, तो मतलब शिपमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा हमने इस वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है और जो ट्रेड है चाइना से, वो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना 2020 में रहा है, ठीक है। तो ये है टोटल ट्रेड कितना रहा है इन कंट्रीज़ के बीच में, 77.67 बिलियन ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन 2020, ठीक है। और इससे पहले 85.47 बिलियन था, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये है। देन नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू, बाकी यहाँ पे ये भी है कि जो कंटिन्यू हमारी डिपेंडेंस, अगर हम इलेक्ट्रिकल और न्यूक्लियर मशीनरी के लिए देखें तो वो चाइना पे ही है अभी भी। रूल सेट फॉर रूल रोल आउट, कंसर्न्स अराइजेज ओवर लैक ऑफ कंसल्टेशन। तो यहाँ पे लैक ऑफ कंसल्टेशन किस चीज़ में नहीं ले रहे हैं कंसल्टेशन, तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, जैसे कौन होते हैं, आपके नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार, अमेज़न के जो प्राइम वीडियो हैं, ठीक है, ये आपके OTT प्लेटफॉर्म्स के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज़ हो गए, सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज़ मतलब जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, तो ये इनको ये बोला है कि यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे आईटी एक्ट में, जैसे सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट है, इसको इसमें अमेंडमेंट करेंगे, है ना, कि ऑनलाइन कंपनीज प्रोएक्टिवली ट्रेस, डिटेक्ट एंड प्रिवेंट अनलॉफुल कंटेंट फ्रॉम बीइंग शेयर्ड ऑन देयर प्लेटफॉर्म। तो इस चीज़ में ऑब्जेक्शन किया हुआ है। और यहाँ पे जो मेटी है, मेटी इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये क्या करेंगे, फाइनल वर्जन निकालेंगे जिसमें सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज, स्टेक होल्डर्स, इंटरनेट कंपनीज, पब्लिक पॉलिसी ग्रुप्स, ये सारे इसमें होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ इसमें अमेंडमेंट करेंगे कि क्या इनको अपने प्लेटफॉर्म में दिखाना चाहिए, क्या नहीं, और थोड़ा रेगुलेटरी जो मेजर है, मतलब इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, डिटेक्ट किए जाएंगे कि क्या कंटेंट ये शो कर रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे ऑब्जेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं कि लैक ऑफ कंसल्टेशन लिया गया है, और सारे लोगों से कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है। देन नासा रिलीजेज मार्स लैंडिंग वीडियो स्टफ ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। तो परसिवरेंस, हमें पता है परसिवरेंस क्या है, रोवर है, थर्सडे को ये कहाँ पे गया है, एंशियंट रिवर डेल्टा जेजरो क्रेटर, ठीक है। तो वहाँ पे एंशियंट माइक्रोस्कोपिक लाइफ के मतलब साइंस है या नहीं है मार्स पे, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती थी या नहीं, क्या एग्जिस्टेंस था, तो उसके बारे में ही ये एक्सप्लोर करेगा। और एस्ट्रोनॉट को ये मतलब
the images will help NASA prepare for astronaut flights to Mars in the decades ahead, according to the engineer. There is a more intimate benefit. It's been a tough year for, बस यही सब है, ठीक है. बाकी इसके बारे में हम देख लेंगे आगे. फॉर्मर प्रेसिडेंट जुमा ग्राफ्ट ट्रायल सेट फॉर मई. तो फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट कौन है? जैकब जुमा, जिस पे करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं, ठीक है. तो इन्होंने फ्रेंच आर्म्स जो मैन्युफैक्चरर था थैलिस, तो इससे बोला था कि ब्राइब्स ली थी. देन फेसबुक सेज इट विल लिफ्ट इट्स ऑस्ट्रेलियाज न्यूज़ बैन सून, ठीक है. तो यहाँ पे जो सोशल मीडिया कंपनी है, इन्होंने सडनली ये डिसीजन अभी पहले तो लिया था कि ब्लॉक कर देंगे जितना भी न्यूज़ कंटेंट होगा इनके प्लेटफॉर्म पे, तो वो, लेकिन अभी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक ड्राफ्ट लॉ पास किया गया है, तो यहाँ पे उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया भी मतलब ये माना है कि कुछ कुछ अमेंडमेंट ये उसमें करेंगे, और फेसबुक ने फिर एग्री किया है कि वहाँ से जो बैन है वो हटा देंगे, ठीक है. आगे भी हम देखेंगे इसके बारे में. ब्लो टू ऑलियस नेपाल टॉप कोर्ट रीइंस्टेट्स डिसॉल्व्ड हाउस. तो यहाँ पे वही कि नेपाल में भी टसल चल रही थी, क्योंकि एक पॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट हुआ था जब से जो वहाँ की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, इन्होंने दिसंबर 2020 में क्या किया था, हाउस को डिसॉल्व कर दिया है, लोअर हाउस को. 275 जो मेंबर लोअर हाउस है, और उस टाइम पे फ्रेश इलेक्शंस बोले गए थे. तो ये चीज़ है कि यहाँ पे अभी दोबारा से क्या होगा, रीइंस्टेट होगा डिसॉल्व्ड हाउस. देन ये प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के कहाँ मिल रहे हैं, श्रीलंका से, है ना. और सीपैक के बारे में बात कर रहे हैं. सीपैक क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. तो ये कह रहे हैं कि हेल्प करेगा ये इनको एशिया में एंटर करने से. वाई एफ बी इज़ रिस्टोरिंग न्यूज़ शेयरिंग इन ऑस्ट्रेलिया. तो ये चीज़ बोला गया फेसबुक की तरफ से कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, तो उनके साथ हमने डिस्कशन किया और फिर कुछ अग्रीमेंट हुए जो क्या अलाउ करेंगे, सपोर्ट द पब्लिशर वी चूज़ टू, है ना, कि हम जिनको चूज़ करेंगे, जिन पब्लिशर का सपोर्ट करना मतलब हम करना चाहेंगे वही हम करेंगे, जो स्मॉल और लोकल पब्लिशर हैं. और हम रिस्टोर कर रहे हैं न्यूज़ को फेसबुक पे आने वाले टाइम में. एंड वी आर सेटिस्फाइड दैट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज़ एग्रीड टू अ नंबर ऑफ चेंजेस एंड गारंटीज दैट एड्रेसेस आवर कोर कंसर्न्स अबाउट अलाउइंग कमर्शियल डील्स दैट रिकॉग्नाइज द वैल्यू आर प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स, है ना. तो मतलब अभी इस वजह से भी किया गया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पे सारी कंट्रीज़ की नज़र है, पूरे इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, क्या वो लॉ ला रहे हैं, तो सारे ही लोग उसे देख रहे हैं. तो इस वजह से भी फेसबुक ने ये जो नेगोशिएशन है तो ये करना स्टार्ट किया है. एंड मैंडेटरी आर्बिट्रेशन को रिप्लेस किया गया है यहाँ पे, है ना. और इफ़ न्यूज़ पब्लिशर एंड टेक जायंट्स वर अनेबल टू कम टू अ डील फॉर डिस्प्लेइंग न्यूज़ कंटेंट, तो गूगल और फेसबुक क्या करेंगे, मतलब ये यहाँ पे आर्बिट्रेशन क्लॉज भी फोर्स कर सकते हैं ना. तो ये सब चीज़ें इसमें हैं. देन आउटलाइंस ऑफ माइग्रेंट पॉलिसी. तो माइग्रेंट पॉलिसी पे हमने बताया कि जो 6th राउंड जो टॉक थी नीति आयोग की, तो यहाँ पे इन्होंने ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट पॉलिसी की बात की गई है. तो राइट्स बेस्ड अप्रोच क्या है कि जो 2 अप्रोचेज़ होनी चाहिए पॉलिसी डिज़ाइन में. एक तो किस पे फोकस होनी चाहिए, कैस्ट ट्रांसफ़र पे, जिसमें स्पेशल कोटास के बारे में बात हो, रिजर्वेशन के बारे में बात हो. और दूसरा ये कि जो एजेंसी की कैपेबिलिटी, कम्युनिटी की कैपेबिलिटी पे फोकस करे, ठीक है. एंड माइग्रेशन को मतलब ये जो ड्राफ्ट है ये बोलता है कि उसको एक्नॉलेज करना चाहिए एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि जब लोग माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेट एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि विकास हो रहा है, ठीक है. तो ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है डेवलपमेंट का, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ऐसे इसको हिंडर नहीं करना चाहिए, इसको फैसिलिटेट करना चाहिए इंटीग्रल माइग्रेशन में. दिस कंपेयर्स विद द अप्रोच में टेकन द रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन, जो 2017 में भी रिलीज़ की गई थी. और उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन की रिपोर्ट में ये बोला गया था कि जो मूवमेंट होता है कि अगर कोई एग्रीकल्चर सेक्टर से कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहा है, तो सर्विसेज क्या है, मतलब एक तरह से वो एक सक्सेसफुल माइग्रेशन हो रहा है कंट्री का, ठीक है, वो एक प्रोडक्टिव वे में हो रहा है. एंड स्टेट माइग्रेंट्स वर्कर्स एक्ट क्या कहता है 1979 का, विच वॉज डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट लेबरर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है. जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं तो उनका बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं माइग्रेंट्स का, तो इस वजह से ये प्रोटेक्ट प्रोवाइड करता है, मतलब मेनली लेबर्स को. एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वेजेस, ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेज एंड सूटेबल वर्किंग कंडीशन. लेकिन ये जो लॉ था 1975 में, 1975 उड़ीसा लॉ कवर्ड ओनली लेबरर्स माइग्रेटिंग थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, है ना. और जो इंडिपेंडेंट माइग्रेट्स है उसको तो ये लॉ कवर ही नहीं करता, ये केवल कवर करता है जो लेबरर्स है जो माइग्रेट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू. लेकिन
इंडिपेंडेंट माइग्रेंट को ये कवर नहीं करता है। तो यही सब चीज़ें इस रिपोर्ट में बोली गई हैं कि रिकमेंडेशन दी गई थी 2007 रिपोर्ट में कि नेशनल कमीशन ऑफ इंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के तहत होना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ मतलब इसमें यह है कि सारी मिनिस्ट्री को एक साथ आना होगा। मतलब अगर माइग्रेंट्स की समस्या है तो इसके लिए केवल एक नोडल मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, या फिर अगर माइग्रेंट कमीशन जो माइग्रेंट लेबर पे आप अगर कुछ करते हो, ठीक है, मिनिस्ट्री, तो वो उसके अलावा बाकी की जो और मिनिस्ट्री हैं, चाहे वो पंचायती राज हो या फिर रूरल डेवलपमेंट एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, या फिर स्किल जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, तो इन सब सारी मिनिस्ट्री को एक साथ आगे आना होगा। अब जैसे कि जो जो मतलब कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज या फिर रूरल डेवलपमेंट या फिर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो ये क्या कर सकते हैं, ये जो ट्राइबल अफेयर्स माइग्रेशन डेटा है उससे हेल्प कर सकते हैं माइग्रेशन रिसोर्स को सेंटर करने की, जो भी हाई माइग्रेशन जोन है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप होगी वो क्या करेगी, जो ये माइग्रेंट्स लेबर्स होंगे या फिर इन सेंटर्स में जो स्किल बिल्डिंग है उनको इन्हांस करने का काम कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का क्या रोल रह सकता है, उनका ये रोल रह सकता है कि वो राइट टू एजुकेशन एक्ट को मेन स्ट्रीम जो माइग्रेंट चिल्ड्रंस है उसमें वो इंक्लूड कर सकते हैं और मैपिंग कर सकते हैं माइग्रेंट चिल्ड्रन कहाँ कहाँ पे हैं। उसके बाद वो उनको जो है टीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लोकल लैंग्वेज के टीचर्स, ठीक है, जहाँ पे माइग्रेंट डेस्टिनेशंस हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का क्या रोल हो सकता है इसमें, जो जितने भी इश्यूज़ हैं, जो जैसे नाइट शेल्टर्स है ना, तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर कुछ टाइम के लिए किसी बच्चों को कहीं बच्चों कह रही मतलब माइग्रेंट्स को कहीं रहना है तो शॉर्ट स्टे, या फिर माइग्रेंट्स के ऑब्वियसली बच्चे हैं उनको रहना है तो शॉर्ट स्टे होम्स प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड सीजनल एकोमोडेशन फॉर माइग्रेंट इन सिटीज़, है ना, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि पूरे साल भर वो एक ही जगह रहेंगे, इधर से उधर कभी कहीं और सिटी में जाते हैं तो उनको वहाँ पे सीजनल एकोमोडेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। अब इसी तरीके से जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है नालसा और जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, तो इनको भी एक ग्रीवेंस हैंडलिंग सेल्स जो है वो बनानी चाहिए जिसमें फास्ट ट्रैक लीगल रिस्पॉन्स मिले, ठीक है, क्योंकि उनकी ट्रैफिकिंग भी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो मिनिमम वेज के वायलेशंस होते हैं, वर्क प्लेसेस अब्यूज़ होते हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं माइग्रेंट वर्कर्स के, तो उन सारे इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। तो यही सब यहाँ पे बोला है। और इसके अलावा जो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल और कास्ट डेटा है ना, इसको नेशनल सैम्पल सर्वे में क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। और एनएसए को ये भी बोला है, नेशनल सर्वे ऑफिस को, कि आप अपने डेटा में जो भी माइग्रेशन का मतलब एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इसको भी ऐड करो और एक सेपरेट सर्वे करो माइग्रेशन को लेके, ठीक है। एंड द गैप डिमांड एंड सप्लाई एंड इंश्योर मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स, जितने भी जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और सेंसस जो है प्रॉपर तरीके से कंडक्ट होना चाहिए। डेफिनेशंस यहाँ पे माइग्रेंट्स की एंड जो सब पॉपुलेशंस है वो सारी चीज़ें इसमें कवर होनी चाहिए, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला गया माइग्रेंट से रिलेटेड जो पॉलिसी है। यहाँ पे स्पीकिंग अप फॉर पब्लिक गुड, तो मेन वही है, प्रिया रमानी वाला जो वर्डिक्ट था इसने एक्सपेंड किया है लॉ ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट, है ना। तो 2 वाटरशेड मूवमेंट्स बोला जा रहा है। तो जब विशाखा गाइडलाइंस आई थी 1997 में, फर्स्ट टाइम ये आई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जब सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, है ना, इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेशन ऑफ वुमेन राइट्स टू वर्क, तो इसको डिफाइन किया गया था उस टाइम पे। और अभी का ये जजमेंट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेन वही ये रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी कि वुमेन कैन नॉट बी पनिश फॉर रेजिंग वॉइस अगेंस्ट दिस सेक्स अब्यूज़ ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ क्रिमिनल कंपेंट ऑफ डिफेमेशन, है ना। तो उनका जो राइट ऑफ रेपुटेशन है वो प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है एट द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ द वुमेन, है। तो आर्टिकल 21 में ये है हमारा कि राइट टू लाइफ होना चाहिए, वो भी विद डिग्निटी, एंड राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता एंड समता, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि कानून की नज़रों में सब बराबर है ना, अंडर गारंटीड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है कि वो अपने जो ग्रीवेंसेज है वुमेन, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रख सकती है, उसकी चॉइस है वो, और कितने भी साल बाद, कितने भी डिकेड बाद वो रख सकती है, ठीक है। तो उसमें कमेंट नहीं करना है। रिस्पेक्टिंग वेल्थ क्रिएटर्स, तो यहाँ पे ये संजीव के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है, को फाउंडर है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के, और इन्होंने यहाँ पे किया है कि जो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी थी तो उसमें एक्नॉलेजमेंट किया था रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर का इन पार्लियामेंट इज वेलकम एंटरप्रेन्योर मस्ट लिव अप
टू दिस, परस्यू एक्सीलेंस एंड फॉलो दे। अब यहाँ पे कुछ थे वोकेबलरी आप जो बोल रहे थे, ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे पिक्यूलियर सिचुएशन तो पता ही होगा, है ना, पिक्यूलियर मतलब एक असामान्य सी स्थिति, स्ट्रेंज सिचुएशन जो हो जाए, या फिर पेजोरेटिवली, पेजोरेटिवली मतलब क्या होगा कि मतलब जिसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं या फिर जिसके इंसल्ट कर रहे हैं, इंसल्टिंग फॉर्म में, है ना, तो प्रिजोरेटिव। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि इंटेलिजेंसिया व्यूड वेल्थ क्रिएटर्स प्रिजोरेटिवली। इसके अलावा एस्टाउंडेड आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा आप सरप्राइज हो गए। और यहाँ पे जैसे ही डिडंट मेरली एक्सटोल एंड द वर्च्यूज ऑफ द वेल्थ क्रिएशन, एक्चुअली यूलाइज्ड, है ना, यूलाइज्ड वेल्थ क्रिएटर्स। तो दोनों का ही मतलब देखो प्रशंसा करना होता है, एक्सटोल भी और यूलोजाइज्ड भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उन्होंने प्रशंसा नहीं की, ही डिडंट मेरली एक्सटोल द वर्च्यूज ऑफ वेल्थ क्रिएशन, ही एक्चुअली यूलोजाइज्ड वेल्थ क्रिएटर्स। उन्होंने बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम वे में प्रशंसा की किसकी, जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनकी, है ना, टू प्रेज समबडी वेरी हाईली, ठीक है। तो ये इसका मतलब हुआ। इसके अलावा और कुछ हैं, अगर जैसे यहाँ पे है और वर्ड, एक एक और वर्ड था जो मैंने सुबह पढ़ते हुए देखा था, जैसे ट्रेचरस था, ठीक है। तो उसका मतलब जैसे अगर किसी पर्सन को आप बोल रहे हो तो एक तरह से वो क्या हो गया, डिसऑनेस्ट, डिसलॉयल हो गया आपके लिए। लेकिन यहाँ पे वो शायद वर्ड मार्स से रिलेटेड था, हाँ, क्योंकि मार्स में जो परसिवरेंस है तो उसी की लैंडिंग से रिलेटेड था, कि वहाँ पे जो ट्रेचरस वर्ड था, TREACHEROUS, तो वो ये था कि वो जो लैंडिंग ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, एक तरह से डेंजरस है लैंड करना। तो मतलब जो दिखाई दे कि बहुत सही है, लेकिन वहाँ पे क्या है डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो आपके लिए हार्मफुल हो, तो वो होता है मीनिंग। सो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं रिस्पेक्टिंग वेल्थ क्रिएटर्स। मार्च 1984 में इन्होंने अपनी मतलब एक इंटरव्यू की बात की गई है, जब ये IIM कैलकाटा में एडमिशन के लिए गए थे। तो उस टाइम पे एक जो स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस स्कोप के जो जेंटलमैन थे, उन्होंने इनसे पूछा कि आप इंटरव्यू में, कि आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। तो इन्होंने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि फ्यूचर ग्रोथ जो होनी चाहिए इंडिया में, वो लेड बाय किसके द्वारा होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा होनी चाहिए। और गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, उनकी सेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाना है तो इसको आप इंक्लूड करो। तो ये आंसर ने काफ़ी सरप्राइज कर दिया था जो मतलब उस टाइम पे जो जेंटलमैन थे। तो इन्होंने फिर उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया था, क्योंकि इंडिया इज़ अ कैपिटल स्केर्स कंट्री एंड द प्राइवेट सेक्टर इज़ द बेस्ट एलोकेटर ऑफ द कैपिटल इन द इकोनॉमी। तो मतलब वो जो रिसोर्सेज हैं वो उसी सेक्टर को दिए जाने चाहिए जो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट डिलीवर कर सके उसके यूजेस से, है ना, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे ये इंटरव्यू तब हुआ था जब लाइसेंस परमिट राज चल रहा था, और उस टाइम पे सब कुछ स्टेट्स के बिजनेसेस में था, है ना। अगर आपके मतलब इफ़ यू आर हैविंग राइट कनेक्शंस विद स्टेट्स, और कहीं पे भी आपके अच्छे कनेक्शन है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। और जो बिजनेसमैन उस टाइम पे होते थे उनको बिल्कुल वो पिक्युलर सिचुएशन में माने जाते थे। पॉलिटिशियंस रूटीनली अब्यूज देम इन पब्लिक, है ना, पब्लिक में तो उनको अब्यूज़ करेंगे, लेकिन पर्सनली जाके वो प्राइवेट जाके उनको मिल लेंगे। एंड इंटेलिजेंसिया व्यूड वेल्थ क्रिएटर्स पेरोजेटिवली, है ना, वही पेरोजेटिवली बताया मैंने कि एक क्रिटिसिज्म वे में उनको देखा जाता था, ठीक है, मतलब डिसअप्रूवल की तरीके से, बिल्कुल ये एक इंसल्टेड फॉर्म में। बिजनेसमेंट अनएथिकल प्रैक्टिसेस एंड इवेडिंग टैक्सेस, और प्रॉफिट एक बैड वर्ड उस टाइम पे कंसीडर किया जाता था। तो यहाँ पे यही सब बातें की जा रही हैं कि मतलब इतने सारे दशकों के बाद से भी अब जो है प्राइवेट सेक्टर को देखा जा रहा है, एंड जो वास्ट मेजोरिटी है हैव बिन ड्रिवन बाय प्राइवेट इंटरप्राइजेज। अगर हम अब बात करें अपने एयरलाइन सेक्टर की, बैंक्स की, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, IT सर्विसेज, IT इनेबल सर्विसेज, इंटरनेट कंपनीज एंड अदर्स, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है अगर प्राइवेट सेक्टर का रोल होता है। आपने भी देखा होगा डिफरेंस खुद से, जैसे HSBC है, चलो HSBC तो मतलब ये एक इंटरनेशनल बैंक हो गया, लेकिन इसके अलावा भी जो प्राइवेट बैंक है तो वहाँ पे कितना चुटकियों में काम हो जाता है। मतलब आपको किसी का ऐसा मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। जैसे अगर आप SBI चले गए या कहीं किसी और पब्लिक सेक्टर बैंक में चले गए, तो वहाँ पे आपको काम के लिए मतलब बिना बात के बेवजह के आपको अब जब वो बंदा अपना लंच करके आएगा, फिर अपना अपने स्लो मोशन में फाइल उठाएगा, है ना, तो इस तरीके से काम मतलब होता है। अब जो एक न्यू स्टाफ आ रहा है, जैसे न्यू हायरिंग हो रही है, तो वो लोग जो यंग जनरेशन है वो इतना डिले नहीं कर रहे, चुटकियों में काम करके फटाफट से निपटा रहे हैं ना। लेकिन
बहुत ज़्यादा मतलब ये सब होता था, बिल्कुल सुस्त तरीके से काम। अब प्राइवेट सेक्टर का इसमें काफ़ी रोल होता है ना? वहाँ पे आप कस्टमर सर्विसेज इतनी अच्छी हैं कि वो जब तक आपकी प्रॉब्लम रिज़ॉल्व नहीं होगी तब तक वो आपके पीछे लगे रहेंगे, आपके हो गई या नहीं हुई। सो गिवन द हिस्ट्री ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बीइंग रिगार्डेड विद एम्बिवलेंस एंड मिसट्रस्ट व्हेन इट हिज रीसेंट स्पीच इन पार्लियामेंट द प्राइम मिनिस्टर ओपनली एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन, ठीक है? इस मतलब एक्नॉलेज किया गया कि प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक इंजन साबित होगा ग्रोथ के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया में। एंड सिंपल लॉजिक ये था कि डोंट मतलब जब तक आप वेल्थ ही क्रिएट नहीं कर पाओगे तब तक आप क्या ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है? तो क्रिएशन ऑफ वेल्थ इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, और जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी। और यहाँ पे ये कि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, कमेंडेबल हमने अचीवमेंट लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। अभी इंडिया में बिज़नेस स्टार्ट करना बहुत इजी है, पहले जैसे था उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और काफ़ी सारे एरियाज़ में अभी काम करने की ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट इज़ विलिंग टू लिसन, गिव्स अ गुड हेड स्टार्ट टू सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हेजिटेंट थे, स्पेस डिफेंस, एरोनॉटिक्स, वर्क ऑन फेसलेस टैक्स असेसमेंट। अभी हम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, PLI स्कीम्स है ना? ये काफ़ी इंकरेजिंग रिस्पॉन्स इनको मिल रहे हैं। एंड इसके अलावा जो यहाँ पे बस यही डिस्कशन है कि अभी जो यूनियन बजट है उसमें भी रिसेंटली ये चीज़ क्लियर की गई है कि गवर्नमेंट का जो इंटेंट है वो क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म करना और ग्रोथ को बढ़ाना, है ना? चाहे वो क्या करें, जो हायर फिजिकल डिफिसिट है उसको भी मतलब उसके लिए उनको पब्लिक जो डिसइन्वेस्टमेंट है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, PSU PSEs का, तो वो भी करना पड़े तो वो कर सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करेंगे, स्पेंडिंग वो करेंगे, है ना? तो ये सब चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है। डिलॉग नॉट डिमोनाइजेशन, तो यहाँ पे इसराइली एंड पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट नीड्स अ नेगोशिएटिंग नॉट अ क्रिमिनल प्रोसेस, ठीक है? तो यहाँ पे बात की गई है इसराइल और पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट की। तो मैं एक बार ब्रीफली आपको मतलब ये बता देती हूँ कि पहले क्या हुआ था 1948 में। 1948 में क्या हुआ था, अरब इसराइल वॉर चला था, ठीक है? अरब इन जो सारे देश थे और इसराइल के साथ वॉर चला था। उस टाइम पे वेस्ट बैंक कैप्चर कर लिया था किसने, जॉर्डन ने, ठीक है? जॉर्डन ने वेस्ट बैंक, मैं वो भी दिखा देती हूँ मैप, तो उससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ओके, ठीक है, तो ये है मैप। तो यहाँ पे वेस्ट बैंक को कैप्चर किसने कर लिया था, जॉर्डन ने कर लिया था 1948 में। लेकिन इसराइल स्नैच्ड इट बैक, है ना, ड्यूरिंग द 6 days वॉर ऑफ 1967। तो 1967 में 6 दिन तक जो वॉर चला था उसको 6 days ऑफ वॉर बोला जाता है। तो यहाँ पे तब से ऑक्यूपाइड कर लिया था। और 130 फॉर्मल जो सेटलमेंट्स है वो बिल्ड किए गए थे वेस्ट बैंक के पास में, और कुछ इनफॉर्मल सेटलमेंट्स भी तैयार किए गए थे, जिसमें से यहाँ पे 4 लाख जो ईरानियन थे, इसराइलीज थे सॉरी, रिलीजियस जियोनिस्ट जिनको बोला जाता था, उन्होंने क्लेम किया था कि उनका बर्थ राइट प्लेस है, मतलब ये बॉर्न हुए हैं यहाँ पे, इन्हीं की लैंड है। और यहाँ पे 26 लाख जो है पैलेस्टीनियन भी यहाँ पे रहते थे, ठीक है? तो इसराइल और पैलेस्टीनियन का जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट है इसको वर्ल्ड्स मोस्ट इंटर इंट्रैक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट इसको बोला जाता है, ठीक है? और ये लोकेशंस इसके इंपॉर्टेंट है, इजिप्ट, ठीक है? और अगर हम बात करें, ये जो सारी है, इजिप्ट, यहाँ पे सिनाई आपको दिख रहा है, यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप है, और जॉर्डन है, सऊदी अरबिया, वेस्ट गोलन हाइट्स है। तो ये गोलन हाइट्स किससे ली थी इसराइल ने, सीरिया से, ठीक है? और वेस्टर्न जो बैंक है, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम है, ये जॉर्डन से लिया था। इसके अलावा जो सिनाइन पेनिनसुला, गाजा स्ट्रिप है, वो किससे ली थी, ये दोनों, गाजा स्ट्रिप इजिप्ट से, ठीक है? तो ये यहाँ पे इन्होंने काफ़ी विक्ट्री मतलब इनकी हुई थी 1967 से। फिर ये इसको ऑक्यूपाइड टेरिटरीज बोला जाता है, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये सारा इसका ये भी फ़ोटो है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप देख सकते हो क्या क्या ये हुआ था, ठीक है? जो मैंने बताया वही सारी चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट, ये वो आर्टिकल है लिटिल ग्रीन मैन, है ना? तो परसिवरेंस से रिलेटेड ही है कि मार्शियन रोवर जो था परसिवरेंस, उसने टच डाउन किया मार्शियन सॉइल को आफ्टर 6.5 month जर्नी केप कार्निवल से। और पार्ट ऑफ ये मल्टी डिकेडल मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है जिसका एम है फॉर्मेशन, एवोल्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ द रेड प्लैनेट, है ना? और ये सारी इन्वेस्टिगेट करेगा जितने भी मतलब प्रेजेंट लाइफ वहाँ पे थी, पास्ट में क्या था वहाँ पे, और ह्यूमन एक्सप्लोरेशन मार्क्स में किस तरीके से था, तो उस चीज़ पे ये फोकस करेगा। और 1971 में मतलब ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं
नहीं है कि मार्स की लैंडिंग हो रही है, हमको पता है, काफ़ी सारे आर्टिकल हम इसमें कर चुके हैं, ठीक है, डिस्कस। और ये क्या ऑलमोस्ट एज बिग एज SUVs एंड अबाउट 10 feet in length, 7 in width and 3 feet in height, weighs more than a ton. ऑल दो 6 व्हील्ड मशीन है ये, ठीक है, लिगो मॉडल जैसे रिसेंबल करती है। इट इज़ एक्सट्रीमली एडवांस टेक्नोलॉजिकली पावर्ड बाय 5 kg प्लूटोनियम डाइऑक्साइड परसिवरेंस, ठीक है। इसमें काफ़ी एरे ऑफ वेरी सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन, कम्युनिकेशन, इमेजिनिंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इसमें लगे हुए हैं जो सहायता करेंगे। इसके अलावा कहाँ पे ये जो डिप्रेशन था कहाँ पे लैंड किया गया, ज़ीरो क्रेटर विच इज़ ज़ेज़रो क्रेटर विच इज़ द एज ऑफ द व्हाट वाज वंस अ रिवर डेल्टा। तो यही वो वर्ड था, ठीक है। यहाँ पे जब मैं बता रही थी ना ट्रेचर्स, तो इसका मतलब यही होता है कि जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, मतलब दिखने से ठीक हो बट डिफ़िकल्ट हो इन टर्म्स ऑफ लैंडिंग एंड ऑल ऑफ विच मेड द लैंडिंग एक्सट्रीमली ये। देन तो यही कि स्पेस जो कॉलोनीज़ हैं मार्स में वो बनाने का मतलब एक तरीके से वो एग्जॉटिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, सुपर रिच जो विशफुल थिंकिंग है, और इसी तरीके से वो कमर्शियल मतलब काफ़ी ज़्यादा वर्स भी है। अगर क्या है कुछ मतलब हमको मिलता है वहाँ पे जाके कि हाँ ये थी प्रेजेंस था, इस तरीके से लाइफ स्टार्ट हुई थी मार्स पे, ये था। क्योंकि यहाँ पे एक क्या है MOXIE करके एक इंस्ट्रूमेंट भी लगा हुआ है परसिवरेंस पे। तो ये क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन की फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो हमें मतलब काफ़ी सारी जो ऑक्सीजन है वो भी यहाँ पे लेके जानी होगी। और इसके अलावा अगर हमें कोई भी मतलब वहाँ पे साइन नहीं मिलते हैं इस तरीके के, तो हमें एक तरीके से हम्बल होना चाहिए जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं इस नेचर अर्थ में, है ना, इसके प्रति, कि और ज़्यादा हमें थोड़ा हम्बल हो कि हमें बहुत मुश्किल से ये लाइफ मिली है, इकलौते हम प्लानट है। पेट्रोल एट 100, तो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस है वो राइज कर रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए इम्प्रूविंग डायरेक्ट टैक्स एंड GST कंप्लाइंसेस। आपको क्या मुझे बता सकते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो कौन से टैक्स के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो अब टैक्सेस तो पहले से भी लगते थे, लेकिन दिस टाइम टैक्सेस आर अनयूजुअली हायर, है ना, देन द प्रीवियस टाइम्स। तो ये सारी चीज़ें और बाकी जो है राइज होने के कारण मतलब यही है। तो ये शायद हम कहाँ पे थी, मैम भूल गई, शायद हम डीजल और फ्यूल के प्राइसेस पे थे कि क्यों बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसी 89% 89% पर लीटर जो है वो किसके बढ़े हैं, पेट्रोल के, एंड डीजल के 5.30 समथिंग लीटर डीजल के, है ना। तो ये वही है कि जो ग्लोबल क्रूड ऑयल है वो 50% से ज़्यादा इंक्रीज़ उनमें देखने को मिला है। ये गवर्नमेंट का स्टेंस है। और जो रिटेल फ्यूल प्राइसेस रहते हैं वो लिंक्ड रहते हैं ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस से, ठीक है। इसके अलावा जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई है। और जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है लॉकडाउन के बाद से। अब क्या है मतलब फ्यूल प्राइसेस में उसमें डिमांड में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, और जो प्रोडक्शन है वो एक कंट्रोल मैनर में हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन कम हो रहा है, डिमांड राइज हो रही है। इसके अलावा जो सऊदी अरेबिया जो ऑयल लेड ज़्यादा कंट्री हैं, तो वो क्या कर रही हैं, अपने एक लिमिटेड वो आउटपुट मतलब प्रोडक्शन को लिमिट कर रही हैं, है ना। तो ये कुछ रीज़न है। और ये बोला गया था कि मतलब सरकार को और चीज़ें भी हैं ना, और सोर्सेज भी हैं इसके, कि आप अपना रेवेन्यू को बढ़ा सकते हो कहीं और से। तो वो सारी चीज़ों पे आप फोकस करो। और they the excessive reliance on higher fuel taxes to shore up revenue also underlines the limited ability to government to raise money through other sources, है ना। तो GST रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स, इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स एंड GST कंप्लायंस के थ्रू जो रेवेन्यू आता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है इम्प्लीमेंट 4 pronged हेल्थ स्ट्रैटेजी। प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि 4 prolonged हेल्थ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड प्रमोशन ऑफ वेलनेस, एंड सेकेंड to provide cheap and effective treatment to the poorest of the poor, and third is to increase the quality and quality of health infrastructure। और चौथा क्या है कि मिशन मोड में काम करें, जो ऑब्स्टिकल है उनसे लड़ने के लिए। जैसे मिशन इंद्रधनुष जो है उसको एक्सटेंड किया गया था ट्राइबल और फार फ्लंज एरियाज़ में भी, है ना, कंट्री के। और जो है PPP मॉडल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज़ हैं उसको और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। जो PM आयुष्मान भारत है ना, उसको इम्प्रूवमेंट, और पार्टनरशिप जो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ सिटीजन्स, और कटिंग एज टेक्नोलॉजी इनका यूज़ कर सकते हैं। एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत हेल्थ ID एक बनेगी, हर सिटीज़न को वो मिलेगी। और प्राइवेट जो सेक्टर है शुड बी अ पार्टनर इन दिस फ्लैगशिप स्कीम्स, तो ऐसा बोला जा रहा है। देन नेक्स्ट यहाँ पे और जो न्यूज़ थी, प्राइम मिनिस्टर टू IITs टू हेल्प डेवलप डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और ये सारे वाइस प्रेसिडेंट ये सब होते हैं, या फिर S J शंकर हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है
ठीक है, इसकी वजह से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। एड्रेसिंग द 66 कॉन्वोकेशन IIT खड़गपुर में ये गए थे, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस वर्ड इट्स कंसेप्ट ये प्रेजेंट किया है, अफोर्डेबल एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी। तो हमारे अभी जैसे उत्तराखंड में डिज़ास्टर देखने को मिला हमें, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके आप कुछ काम कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो डिज़ास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, है ना, दैट कैन विद स्टैंड नेचुरल डिज़ास्टर। मतलब ये कि हम डेवलपमेंट तो करेंगे लेकिन उसको डिज़ास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बीइंग जस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि IIT की जगह पे आप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बन सकते हो, सेल्फ 3 को कंसिडर करके, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फलेसनेस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। दैन डैमेज 9 years ago शेरशाह गेट सेट टू बी रिस्टोर्ड दिस ईयर। ठीक है, तो ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई थी आप ये मुझे बताना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो, और एक और क्वेश्चन कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, द नेक्स्ट, द गेट सर्व्ड एज द साउथर्न सदर्न एंट्रेंस टू शेरगढ़, अ सिटी बिल्ड बाय शेरशाह सूरी। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने बनाई थी सूर डायनेस्टी के टाइम पे, 1540 से 1545 के बीच में। शेरगढ़ वॉज बिल्ट व्हेन शेरशाह टू कंट्रोल, जब मुगल एम्पायर का कंट्रोल ले लिया था हुमायूं को हराकर 1540 में, तब। ठीक है, तो ये है। देन नेक्स्ट यहाँ पे और न्यूज़ है नहीं है। ठीक है, दिशा रावी को बेल मिली है। और इसके अलावा हाँ, आज 24 फरवरी है, तो आज सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेट किया जाता है, टू ऑनर द सर्विस ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम टू द कंट्री। ठीक है, और 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे, रेयर डिजीज डे ये है। और ICC के बारे में भी मैं आपको बताना चाहती थी, क्योंकि आज न्यूज़ में था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका हेडक्वार्टर हेग में है। एक कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है ये, जो भी जीनोसाइड, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो उसके लिए है ना। और फर्स्ट परमानेंट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये इस्टेब्लिश हुआ था टू हेल्प एंड इम्प्यूनिटी फॉर द परपेट्रेटर्स ऑफ द मोस्ट सीरियस क्राइम्स ऑफ कंसर्न। जो एडिटोरियल था उसमें यही बताया गया था कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट होता जा रहा है ना, और अभी चैलेंजेस भी इसके यही हैं, जैसे कि एक्यूज्ड ऑफ बायसनेस एंड एज बीइंग अ टूल ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म एंड कैन नॉट माउंट सक्सेसफुल केस विदाउट स्टेट कॉपरेशन। तो ये इसके चैलेंजेस है, अगर ICC के चैलेंजेस होते हैं कि इनसफिशिएंट चेक्स एंड बैलेंसेज ये करता है ऑन द अथॉरिटी ऑफ ICC प्रोसिक्यूटर, इट डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू अरेस्ट सस्पेक्ट्स, है ना। और ये जो मेंबर स्टेट होते हैं उनके कॉपरेशन पे रहता है, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाता। और ईच स्टेट पार्टी हैज़ 1 वोट। ये इंटरनेशनल ICJ और ICC में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अलग है। ठीक है, 1946 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है 2002 में। और ऑफिशियल कोर्ट ऑफ UN है, लेकिन ये वाला जो है इंडिपेंडेंट है। मैं मतलब आपसे ये अर्ज करूँगी कि आप इस दोनों को अलग ही पढ़ो, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाओगे, है ना। तो ये है। एंड रोम स्टैट्यूट जो है उसकी ट्रीटी के थ्रू ये 1 जुलाई 2002 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। कंपोजिशन एंड वोटिंग पावर यही है कि लेजिस्लेटिव बॉडी होती है असेंबली ऑफ स्टेट्स पार्टी, कंसिस्ट ऑफ 1 रिप्रेजेंटेटिव फॉर ईच स्टेट पार्टी। ठीक है, लोकेशन तो दोनों की सेम ही है, हैग नेदरलैंड, बस टाइप्स ऑफ केसेस अलग अलग हैं। ठीक है, वो एडवाइजरी ओपिनियंस जो होते हैं बिटवीन पार्टीज वो देखता है, और ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन देखता है ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें मेन ये 4 आते हैं। कौन कौन से? जिनोसाइड, नेचुरल डिजास्टर, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, क्राइम ऑफ एग्रेशन। ठीक है, बाकी इसमें तो ये सारे आते हैं। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी का जो सॉल्व हुआ था वो ICJ के थ्रू, है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू हुआ था। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।